वेलकम ऑन शेयर्स की बात सिद्धार्थ के साथ। ये फिर से नए महीने का शेयर्स की बात सिद्धार्थ के साथ। दिस इज द मंथ फॉर अगस्त एंड अगस्त के लिए जो शेयर्स की बात सिद्धार्थ के साथ है, ये आपके लिए बहुत सारे पहलू लेके आएगा, जैसे कि ग्लोबल मार्केट्स एज वेल एज डोमेस्टिक मार्केट, साथ ही साथ निफ्टी के प्रोजेक्शंस, निफ्टी कहां हम देखते हैं, व्हाट आर द टेक्निकल लेवल्स, व्हाट आर द टारगेट्स ऑन निफ्टी। साथ ही साथ हम हर बार ये बात करते हैं कि कौन से सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अगस्त के महीने में, और उसके साथ हम कुछ बेहतरीन आइडियाज के बारे में बात करेंगे। सो पूरा मार्केट का 360 डिग्री घूम के शेयर्स की बात सिद्धार्थ के साथ में आ जाता है। तो शुरुआत करते हैं आज ग्लोबल मार्केट से। ग्लोबल मार्केट्स में तो आपको पता ही है, टॉक ऑफ द टाउन यूएस के डोनाल्ड ट्रंप और ईरान। अब कुछ नए डेवलपमेंट्स की थोड़ा सा दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला करना थोड़ा पॉज किए हैं। ये जो सस्पेंशन है, ये मार्केट उम्मीद कर रही है कि ये लंबे समय के लिए रहे। कहीं ना कहीं ओमान ने भी एक रीस्टार्ट किया है डायलॉग दोनों देशों के बीच में, यूएस और ईरान के बीच में, जो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। मुझे लगता है कि ये जो ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स है, इसमें एक ही विक्टिम है, और वो है क्रूड, कच्चा तेल। कच्चे तेल में वॉलेटिलिटी रहेगी, अभी $93 के आसपास है, और यहां पे वॉलेटिलिटी जरूर रह सकती है, क्योंकि अभी थोड़ी पॉज या सस्पेंशन की बात हुई है तो कच्चा तेल नीचे आएगा, कहीं फिर से कुछ अटैक स्टार्ट हो गया तो कच्चा तेल ऊपर चला जाएगा। तो कच्चे तेल का अरिथमेटिक आपको समझना है ग्लोबल मार्केट्स के हिसाब से ऑन द जियोपॉलिटिकल फ्रंट। साथ ही साथ यूएस की फेड की बैठक है 29 तारीख को, 29 जुलाई को, और ये जो 29 जुलाई को बैठक है, इसमें 65% अनुमान ये आ रहे हैं कि रेट्स अनचेंज रहेंगे, कुछ बदलाव नहीं होंगे। बट हाँ, 80% लोग ये मानते हैं कि सितंबर में पॉलिसीज में रेट में बढ़ोतरी हो सकती है, फेड की रेट में बढ़ोतरी हो सकती है, इट कैन बी हाइक्ड। सो दिस इज व्हाट ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ the markets and Fed economics is talking about. US 10-year yield is close to 4.64%, and overall perspective, global markets is all dependent on the geopolitical tensions which is arise from US and Iran. Overall, अगर permanent peace deal होती है, global markets as well as Indian markets के लिए बेहतरीन हो सकता है। अभी के लिए कुछ पॉज जरूर देखने मिला है अमेरिका और ईरान के बीच में। इसी के साथ शेयर्स की बात सिद्धार्थ के साथ में हम देखेंगे घरेलू बाजार कैसा काम कर रहे हैं। डोमेस्टिक मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें देखना है कि यहाँ पे भारतीय बाजार में ओवरऑल क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट्स पे। सबसे बड़ी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है अर्निंग्स, जो बिगिनिंग ऑफ दिस मंथ, मतलब जुलाई के बिगिनिंग में जो हमारी उम्मीद थी कि Q1 के जो नंबर्स है, पहले तिमाही के जो नंबर्स है, वो कमजोर रहने की उम्मीद है कंपेयर टू द Q4 ऑफ लास्ट ईयर। बट यहां पे विपरीत नंबर्स आ रहे हैं। नंबर्स, अर्निंग्स बेहतर दिख रहे हैं। कैसे? अर्ली डेज है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम मैच्योर्ड स्टेज पे आ गए हैं अर्निंग सीजन के, बट अर्ली डेज में भी ओवरऑल मार्केट में 170 कंपनियों की अगर मैं बात करूं तो 170 कंपनीज में आई 17% से रेवेन्यू बढ़ते हुए दिखा है। आई जो 9 क्वार्टर्स के हाई पे है, तो ये जो अर्ली साइंस है ये पॉजिटिव दिख रहा है कंपेयर टू द एक्सपेक्टेशन। मुनाफा 14.5%, 14.5% बढ़ते हुए दिख रहा है ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ ऑल दीज 170 कंपनीज आर कंसर्न। कहीं ना कहीं हिट जरूर है, और वो है मार्जिन में। मार्जिन करीबन 2.5 बेसिस पॉइंट, मतलब 2.5% से हिट आया है ओवरऑल सारी कंपनियों को साथ में आके। तो बट आई सबसे इंपॉर्टेंट है रेवेन्यू बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, अभी तक के आंकड़े पॉजिटिव दिख रहे हैं। तो जो उम्मीद थी, उम्मीद से बेहतर दिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड ओवरऑल Q1 रिजल्ट्स। बैंकिंग, आईटी, एनबीएफसी, ये सब कुछ, और सीमेंट, हाँ, ये सब जो तबके हैं, ये जो सेक्टर्स हैं, इनमें नतीजे अच्छे दिख रहे हैं। जबकि फार्मा, ऑयल एंड गैस में वीक सेट ऑफ नंबर्स दिख रहे हैं। ये अर्ली साइंस है, ये भी मैं आपको बता दूं। साथ ही साथ अब जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंडिया के लिए देखना, वो है आरबीआई की पॉलिसी। 5 अगस्त को आरबीआई की पॉलिसी है, और ये पॉलिसी के टाइम पे उम्मीद 80% प्रोबेबिलिटी ये है कि अनचेंज जाएगी पॉलिसी, ना रेट में बढ़ोतरी होगी, ना घटाई जाएंगे।
बट जो की इंडिकेटर्स रहेंगे वो महंगाई रहेगी, इन्फ्लेशन रहेगा, ऑफ कोर्स कच्चा तेल, ऑफ कोर्स आने वाले टाइम की जो कमेंट्री रहेगी आरबीआई गवर्नर की, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी कि भाई कैसे सीपीआई इन्फ्लेशन फेयर अप हो सकता है, किस हिसाब से कोई अगर बदलाव है कि नहीं है जीडीपी के नंबर्स में, ये सब कुछ देखा जाएगा। बट मैं मानता हूं कि ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर जो रोल प्ले करेगा वो ऑफ कोर्स मॉनसून्स के ऊपर करेगा। मॉनसून्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब जो हमें समझना है कि जो 3 मेन ट्रिगर्स है भारतीय बाजार के लिए वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने की जरूरत है, और वो है सीसीआर। अब आप सोच रहे होंगे सीसीआर क्या है? सबसे पहला सी, केपेक्स। केपेक्स किस हिसाब से सरकार आने वाले Q2 और Q3 में इंप्लीमेंट करेगी, क्योंकि बहुत बड़ा केपेक्स अनाउंस किया गया था बजट के टाइम में दौरान फरवरी 2026 में। तो केपेक्स किस हिसाब से इंप्लीमेंट किया जाएगा Q2 और Q3 मॉनसून के बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मार्केट इसके ऊपर बहुत सारा शेप लेगा। दूसरा सी है कंजम्पशन। सीसीआर मैंने आपको बोला, कंजम्पशन, यस कंजम्पशन, क्योंकि हम अब Q2 और Q3 के तरफ जा रहे हैं जहां पे फेस्टिव सीजन का माहौल बनते जाएगा, और ये फेस्टिव सीजन में कंजम्पशन बढ़ता है। ये कंजम्पशन किस हिसाब से ओवरऑल मार्केट्स में बढ़ते हैं, किस सेक्टर्स को फायदा होता है, किस सेक्टर को बहुत बेनिफिट होता है, ये देखना बहुत जरूरी रहेगा। दूसरा पहलू जो मार्केट डोमेस्टिक मार्केट डिपेंडेंट है। और तीसरा है सीसीआर, आर आर यानी रेनफॉल, बारिश, मॉनसून्स। Monsoons is also a key factor for Indian markets, domestic markets to take it ahead. Rainfall 15% below normal. जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे पॉजिटिव है? अरे 40% बिलो नॉर्मल था, अब तो 15% ही रह चुका है। जिस हिसाब से ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मॉनसून्स ने वेल स्प्रेड स्ट्रॉन्ग मॉनसून्स देखे गए, ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा रहा है। ऑल्दो हम वी आर शॉर्ट ऑफ 15% देन बिलो नॉर्मल, but I am expecting that this number also should be covered up very strongly. Overall, monsoons के ऊपर खरीफ क्रॉप, इन्फ्लेशन, महंगाई, रूरल डिमांड, रूरल ग्रोथ, ये बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंडेंट होते हैं। तो मॉनसून्स इज ऑल्सो, रेनफॉल इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू टेक अप मार्केट शेप गोइंग अहेड। सो सीसीआर, केपेक्स, कंजम्पशन और रेनफॉल। वैसे ही हम हर बार जो सेक्टर्स की बात करते हैं, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि कौन से सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और कौन से सेक्टर ने हिस्टोरिकली मतलब पिछले महीने कैसा परफॉर्म किया है। उसी के संदर्भ में अगर मैं पहले निफ्टी की बात करूं, निफ्टी ने अंडर परफॉर्म किया है, 1% नेगेटिव रिटर्न है। ऑफ कोर्स आप जानते ही हैं जिस हिसाब से ग्लोबल सिचुएशन अमिड ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशंस, वॉर, ईरान, यूएस, ये सिचुएशन मार्केट को परेशान कर रही है। तो 1% नीचे है निफ्टी, अंडर परफॉर्म किया है ऑफ कोर्स ग्लोबल मार्केट्स को भी कहीं ना कहीं। बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से सेक्टर्स की मैं बात करूं तो आईटी ने बहुत अच्छा पॉजिटिव सरप्राइज किया है। 8% रिटर्न आईटी का आया है, 4% रिटर्न ऑटो का आया है जुलाई के महीने में। अब आईटी का इसीलिए क्योंकि ये सेट ऑफ, आप समझते हैं ना, सेट ऑफ ट्रेड। हाँ, ग्लोबली एआई रिलेटेड ट्रेड जो थे वो वाइंड अप हो रहे थे। वहां पे एक गिरावट थी आईटी स्टॉक्स, एआई स्टॉक्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ग्लोबल कंपनियों में। तो कहीं ना कहीं हमारा इंडियन आईटी अच्छा ही दिखेगा, और साथ में वैल्यूएशंस भी बेहतर हो गए थे। तो वैल्यूएशंस के दृष्टिकोण से, एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्नोलॉजी कंपनियों ने अच्छा परफॉर्म किया, और टेक्नोलॉजी कंपनियों के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डील भी एक अच्छे खासे लिए हुए हैं अगर टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की बात करूं तो आईटी उसमें स्ट्रांग रहा। ऑटो, Q1 के सेल्स नंबर्स बहुत स्ट्रांग दिखे थे। Q1 के सेल्स नंबर क्योंकि जुलाई में आपको दिख ही गए, तो Q1 के सेल्स नंबर स्ट्रांग थे ऑटो कंपनियों के, जिसके कारण ऑटो स्पेस ने भी जुलाई के महीने में अच्छा खासा रिटर्न दिया है 3% का। इसके साथ ही कुछ दो सेक्टर जो मेरे हिसाब से तो एकदम अच्छा परफॉर्म नहीं किए हैं, जैसे कि पावर और कैपिटल गुड्स। पावर और कैपिटल गुड्स ने अंडर परफॉर्म किया है, 4% दोनों ही नेगेटिव रहे हैं। तो ये दोनों स्पेस नेगेटिव रहे हैं ओवरऑल मार्केट के पर्सपेक्टिव से सेक्टर वाइज फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2026। जैसे मैंने आपको कहा, वादा किया है तो निभाऊंगा जरूर। शेयर्स की बात सदात के साथ 360 डिग्री लाता है, निफ्टी की तो बात करेंगे ही। निफ्टी, यस, निफ्टी के टेक्निकल लेवल्स, टेक्निकली वेयर डू वी सी निफ्टी करंटली। एंड अगर मैं बात करूं निफ्टी की, तो अभी के प्राइस होंगे 23,950, 23,950 के आसपास।
बट हम देख रहे हैं 2 रेजिस्टेंस और 2 सपोर्ट्स, ये ध्यान से नोट करिएगा। 2 रेजिस्टेंस और 2 सपोर्ट। ये पहला सपोर्ट होगा 23,600 का, 23,600 का, और दूसरा सपोर्ट होगा 23,200 का, 22,300 का, बेग योर पार्डन। और रेजिस्टेंस होगा 2, 24,200, 24,500, 24,200 and 24,500. These will be the 2 resistance for Nifty, and the supports, as I mentioned. These are the technical levels on the Nifty, which if you are a trader and if you have been doing trading on the Nifty, maybe positionally, then these levels of resistance and support will be very key instrumental for your trades. Do look out for these levels where we are talking about resistance and support. सिर्फ रेजिस्टेंस सपोर्ट से नहीं होता है। फंडामेंटली हम निफ्टी देखते कहां है? फंडामेंटली हम एक साल के नजरिए से हम निफ्टी को देख रहे हैं 26,500 पे, 26,500। हाउएवर अर्निंग्स काफी गिरी है। एक समय पे हम बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर में वी वर एट FY27 के अर्निंग्स में वी वर एट 1350 के आसपास, जो अब हम आ चुके हैं अर्निंग्स की उम्मीद जो आ चुकी है 1245 की, 1245 की। वैल्यूएशंस देखना जरूरी है। प्राइस टू अर्निंग्स 19.2 टाइम्स पे ट्रेड कर रहे हैं हम, जबकि लॉन्ग टर्म एवरेजेस रहे हैं 20.5 टाइम्स। तो काफी थोड़े बहुत डिस्काउंट में जरूर है हम लॉन्ग टर्म एवरेजेस के मुकाबले। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो 6% तो डिस्काउंट पे है ही कंपेयर टू द लॉन्ग टर्म एवरेजेस। वी आर ट्रेडिंग एट 19.2 टाइम्स। सो निफ्टी ऑन द fundamentally we are looking at 26,500 with a 1 year perspective, but हाँ technical levels traders do keep a note. निफ्टी सुनने के बाद अब आप सोच रहे होंगे कि शेयर्स की बात में कब सेक्टर्स आएंगे, अगस्त के महीने में कौन से सेक्टर्स अच्छे रह सकते हैं, यही सोच रहे हैं ना। तो ये भी हम लाए हैं आपके लिए शेयर्स की बात सिद्धार्थ के साथ में। सेक्टर्स कौन से अच्छे रह सकते हैं? ए फॉर ऑटो, बिल्कुल सही, ए फॉर ऑटो की बात करें। मैं ऑटो की पूरी बात नहीं करेंगे। ऑटो के सेल्स नंबर तो स्ट्रॉन्ग आपने देखे ही हैं जुलाई मंथ में, Q1 के जो नंबर्स आए हैं। ऑन द बैक ऑफ दैट we believe auto ancillary can play a big role. Yes, auto ancillary can play a big role in the month of August. अगस्त 2026 में हमारा टॉप सेक्टर जो रहेगा 2 सेक्टर्स में, पहला है ऑटो एंसिलरी। ऑटो एंसिलरी स्पेस बहुत ही मजबूत रह सकता है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि ऑटो एंसिलरी स्पेस ग्लोबल, इंडिया में तो चलिए डोमेस्टिक मार्केट को तो केटर कर ही रहा है, पर ग्लोबली भी बहुत अच्छा केटर कर रहा है। ग्लोबली इसीलिए अच्छा कर, ग्लोबल हब बनते जा रहा है भारत का ऑटो एंसिलरी प्ले हैपनिंग टू बी ए ग्लोबल हब। व्हाई? चाइना +1। अगर देखा जाए तो अफ्रीकन कंट्रीज, लैटिन अमेरिका, यूरोप, ये सब कॉन्टिनेंट्स में, ये सब जगहों पे ऑटो एंसिलरी का दबदबा है भारत के। तो मुझे लगता है कि ऑटो एंसिलरी स्पेस बिकॉज ऑफ द डोमेस्टिक एज वेल एज द ग्लोबल एक्सपोर्ट कैन डू फैबुलसली वेल। मेरा मानना है कि ये पूरा ही स्पेस बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है आने वाले टाइम में। बहुत सारी चीजें हैं इस पे कहने की, बट मैं अगर कुछ चुनिंदा बात करूं तो प्रीमियमाइजेशन विल बी अ बिग फैक्टर फॉर दिस एंटायर स्पेस टू ग्रो। मैं आपको आपकी भाषा में समझाऊं प्रीमियमाइजेशन का। अब हम कार खरीदते हैं तो अब क्या है कि अमूमन गाड़ियां सनरूफ मूनरूफ बगैर तो काम नहीं लगती है, मजा नहीं आता। तो ये सेगमेंट बहुत बड़ा वैल्यू ऐड करता है ऑटो पे। साथ ही साथ अलॉय व्हील्स जो दूर से दिखता है एकदम सुंदर, अलॉय व्हील्स लाइकवाइज सेफ्टी सॉल्यूशंस बहुत जरूरी है, क्योंकि हाईवेज इतने अच्छे मजबूत हो गए हैं भारत के अक्रॉस इंडिया, द नेटवर्क कनेक्टिविटी। So people travel by road and you need safety solutions for that. That is also adding value to the auto ancillary. And जो दूर से बहुत ही बेहतरीन लाइट दिखे, अंदर के लाइटिंग सिस्टम्स, एलईडी लाइटिंग्स, ये कुछ पहलू जो है प्रीमियमाइजेशन के पार्ट है जो ऑटो एंसिलरी को एकदम फ्रंट रनर बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये कुछ प्रीमियमाइजेशन के पहलू मुझे ऑटो एंसिलरी की तरफ ट्रैक करता है। तो अगस्त महीने का जो सेक्टर रह सकता है वो है ऑटो एंसिलरी। दूसरा सेक्टर रह सकता है यही स्पेस में, वो है हेल्थ केयर। अब आप सोच रहे हैं हेल्थ केयर में क्या ले रहे हैं? फार्मा? क्या आप हॉस्पिटल्स ले रहे हैं? क्या आप डायग्नोस्टिक ले रहे हैं? क्या ले रहे हैं? सो मेरा पिक एंड चूज रहेगा हेल्थ केयर में, वो है हॉस्पिटल्स। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, हॉस्पिटल्स जहां पे कैपेसिटी 25% से बढ़ रही है। अगर मैं कहूं कि आज प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जो बेड की कैपेसिटी है 1,40,000 के आसपास है,
34,000 बेड्स और ऐड होने हैं आने वाले 3 से 4 सालों में। प्लस द एवरेज जो एक 10,000 लोगों में जो बेड कैपेसिटी पे जो एवरेज इंडियन के जो बेड्स है हॉस्पिटल के, वो सिर्फ 15 है, जबकि ग्लोबल एवरेजेस तो 30 पे है, 29 टू बी प्रिसाइज। हमें डबल करने की योजना है, 15 से 30 का जर्नी तय करना है। इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स का बहुत बड़ा योगदान रह सकता है और इसीलिए 25% की कैपेसिटी ऐड हो रही है नंबर ऑफ बेड्स एडिशन में, जो आज के तारीख में 1,40,000 बेड है, जो बढ़ के और 34,000 बेड्स ऐड करने की उम्मीद है आने वाले 3 से 4 सालों में। तो ये जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है, ये बहुत बड़ा होप है। एवरेज ऑक्यूपाइड एवरेज बेड का जो ऑक्यूपेशन है और उसका जो कॉस्ट है, उसका जो ग्रोथ है, वो भी 12% से बढ़ रहा है। एवरेज पर ऑक्यूपाइड बेड वो 12% से बढ़ रहा है। प्लस बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हॉस्पिटल स्पेस को बहुत अट्रैक्टिव बनाते हैं। इनमें से 3 इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स सर्जरीज, रोबोटिक सर्जरीज, ये जो हो रहा है ये पूरे ही स्पेस को बहुत अट्रैक्टिव बना रहा है, मार्जिन्स को बेहतर कर रहा है, रोबोटिक्स एंड कॉम्प्लेक्स सर्जरीज। दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज जो इंप्रूव होते जा रहा है पूरे देश में, नंबर ऑफ इंश्योरर बढ़ रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनियां एक्सपैंड हो रही है और वैसे ही पूरा पाई बड़ा होते जा रहा है। और तीसरा, medical tourism. India happens to be a strong hub for medical tourism. Globally, UK, Europe, US, Canada, कहीं से भी आप बात करो, people fly to India, especially NRIs fly to India और इंडिया में अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं क्योंकि फैसिलिटीज बेहतर है, कॉस्ट बेहतर है और बहुत सारे डायरेक्शन में आपके coming back home, of course, in your country is always better. So medical tourism is also a factor which is playing out strongly for the hospital's place along with the capex. So healthcare space मुझे लगता है और उसमें hospital space लगता है for the month of August as a top sector. As always, as a promise, shares की बात सिद्धार्थ के साथ हमेशा एक आइडियाज लेके आते हैं और ऐसे जोरदार आइडियाज जो आपको मजा आ जाए। बट हाँ, आइडियाज डिस्कस करने से पहले आपको एक चीज नोट करनी है, प्लीज कंसल्ट योर एडवाइजर और अ ब्रोकर बिफोर गेटिंग इनटू दीज आइडियाज और डू योर ओन रिसर्च बिफोर एंटरिंग इनटू दीज आइडियाज बिकॉज दीज आइडियाज आर कंप्लीटली बेस्ड ऑन आवर फंडामेंटल रिसर्च। मैंने 2 आइडियाज के ऊपर आज डिस्कशन रखा है और सबसे पहला स्टॉक होगा वो है प्रीकॉल। ऑटो एंसिलरी स्पेस में सेक्टर भी अच्छा लग रहा है, जैसे मैंने बताया आपको। प्रीकॉल ऑटो एंसिलरी की कंपनी है, 7,700 करोड़ के आसपास के मार्केट कैप वाली कंपनी है, जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी करीबन 22% की उम्मीद है, 22%। प्रीकॉल बिजनेस ऑटो एंसिलरी का है, करती क्या है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। जब भी आप बाइक गाड़ी चलाते हैं तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देखते हैं कि भाई स्पीड कितनी है, पेट्रोल कितना बचा है आपकी गाड़ी में, डीजल कितना बचा है, बैटरी सारे इंस्ट्रूमेंट्स गाड़ी के उर्जे पुर्जे सही चल रहे हैं ना, ये आप इंस्ट्रूमेंट के क्लस्टर में देखते हैं जो प्रीकॉल बनाता है। 2 व्हीलर स्पेस में इनका मार्केट शेयर 55 से 60% का है, कमर्शियल व्हीकल में इनका मार्केट शेयर है 80% का, पैसेंजर व्हीकल में इनका मार्केट शेयर कम है, जिसके ऊपर कंपनी वर्किंग करना चाहती है और जो मेन ट्रिगर बन सकता है कंपनी का। पैसेंजर व्हीकल में एक प्रोडक्ट लेके आए हैं, वो है HUD, हेड्स अप डिस्प्ले। हेड्स अप डिस्प्ले होता क्या है वो समझाता हूं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होता है, उसके ऊपर एक कांच ग्लास छोटा सा आ जाता है, जिसके ऊपर वो डिस्प्ले पे वो ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले होता है, जिसके ऊपर आपकी स्पीड, दूसरे सब जो पैरामीटर्स जैसे बात करते हैं वो सब कुछ आपको दिख जाएगा। ये एक नया प्रोडक्ट जो कंपनी बना रही है, सप्लाई भी चालू हो चुकी है। यहां से उनको लगता है कि पैसेंजर व्हीकल स्पेस में एक अच्छा खासा मार्केट शेयर बना सकती है कंपनी। हम मानते हैं कि ओवरऑल कंपनी का जो ग्रोथ है, रेवेन्यू ग्रोथ है, वो 18% के सीएजीआर से ग्रो हो सकता है, 18% के सीएजीआर से ग्रो हो सकता है, जिसमें एक्सपोर्ट 30 से 35% ग्रो हो सकता है प्रीकॉल का। सो प्रीकॉल है पहला आइडिया जो ऑटो एंसिलरी स्पेस की कंपनी है, जो बहुत मजेदार लग रही है, बहुत ही बेहतरीन इंटरेस्टिंग लग रही है फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। सेकेंड आइडिया फ्रॉम द हॉस्पिटल स्पेस, आई हैव गॉट इट, और ये है किम्स, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, किम्स।
आपने कई बार जिक्र सुना होगा मेरे से, पर मैं दोबारा ये हॉस्पिटल स्पेस से, क्योंकि हॉस्पिटल स्पेस मुझे अच्छा लग रहा है, जिसके ऊपर मैंने सेक्टर ऑफ द मंथ भी दिया है हॉस्पिटल स्पेस, उसी में से कंपनी लाया हूं किम्स। साइज में बड़ी है प्रीकॉल के मुकाबले, 32,000 करोड़ के करीब के मार्केट कैप वाली कंपनी है, जो करीबन 18% के रिटर्न ऑन इक्विटी पे है, 18% रिटर्न ऑन इक्विटी। अब ये हॉस्पिटल स्पेस की कंपनी है, टोटल 25 हॉस्पिटल्स है इनका जो दमखम है, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स जो है वो मेजॉरिटी आपको दिखेगा आंध्र प्रदेश तेलंगाना में। अगर मेरे हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कोई दर्शक अगर देख रहे हैं तो आप थम्स अप जरूर दे सकते हैं। सो किम्स जो एपी तेलंगाना का मेजर दमखम वाला हॉस्पिटल स्पेस की कंपनी, 25 हॉस्पिटल है, करीबन बेड की कैपेसिटी अगर देखा जाए तो 4700 बेड्स की कैपेसिटी है आज की तारीख में। जो कार्डियोलॉजी में 11% का रेवेन्यू आता है, न्यूरो से आता है इनको अच्छा खासा 11% का रेवेन्यू, कार्डियोलॉजी में 18% का रेवेन्यू आता है, यू कैन रेक्टिफाई। सो ओवरऑल ये कंपनी बेहतरीन है हॉस्पिटल स्पेस की। इसका इंटरेस्टिंग मुझे क्या लग रहा है, वो इंटरेस्टिंग ये लग रहा है कि इनके जो मार्जिन है, कामकाजी मुनाफों के मार्जिन, जिसे हम कहते हैं अबिटा मार्जिन, इंडस्ट्री का हाईएस्ट है। जितने भी हॉस्पिटल कंपनियां हैं सबसे हाईएस्ट है इनका, करीबन 28% का मार्जिन है, इंडस्ट्री लीडिंग मार्जिन है कंपनी का। बेहतरीन कंपनी है, कैपेसिटी ऐड करने वाली है। आज के तारीख में जो 4700 बेड्स की कैपेसिटी वाली कंपनी है, ये 1300 और बेड्स ऐड करने वाले हैं आने वाले कुछ टाइम में, जो 6000 बेड की कैपेसिटी बना सकते हैं किम्स को आने वाले टाइम में। एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड इज आल्सो ग्रोइंग स्ट्रांगली फॉर द कंपनी। हम उम्मीद करते हैं कि 32% कामकाजी मुनाफा ग्रो हो सकता है सीएजीआर बेसिस पे किम्स के लिए। स्ट्रॉन्ग टेलविंड है, वो तो मैंने सेक्टर स्पेसिफिक के बात कर ही दी है कि ये स्पेस के लिए क्या स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स या ट्रिगर्स या मोड्स है। किम्स, मुझे ये आइडिया भी काफी बेहतरीन लग रहा है। 32,000 करोड़ के आसपास के मार्केट कैप वाली कंपनी किम्स, और सबसे पहली कंपनी जो मैंने डिस्कस की वो है प्रीकॉल, ऑटो एंसिलरी की कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी है, 7,700 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। दोनों ही कंपनियां काफी इंटरेस्टिंग प्ले आउट कर सकती है निवेश के रूप में। अगेन आई रिआइटरेट एंड रिपीट, आप आपके एडवाइजर से सोचे समझे, कंसल्ट किए बगैर मत खरीदिएगा। ऑफ कोर्स डू योर ओन रीडिंग, दैट इज द बेस्ट पार्ट व्हिच कैन बी पॉसिबल। ये मैं शेयर्स की बात सिद्धार्थ के साथ में सालों से कहते आया हूं, खुद की रीडिंग खुद की लिखे, करे, समझे, वेरीफाई करे, उसके बाद ही निवेश करे। ये दोनों ही निवेश के रूप में 1 साल के पर्सपेक्टिव से आइडियाज है, जो मुझे लगता है कि काफी बेहतरीन प्ले आउट हो सकता है। इसीलिए कहते हैं ना, शेयर्स की बात सिद्धार्थ के साथ आपके लिए सब कुछ लेके आता है। इट इज एवरीथिंग इज ऑन द प्लेटर फॉर यू एज अ मील, जहां पे ग्लोबल, डोमेस्टिक मार्केट्स, निफ्टी के लेवल्स, सेक्टर्स कौन से परफॉर्म कर चुके, कौन से करने वाले हैं, और कौन से आइडियाज बेहतरीन लगते हैं। इसीलिए तो कहते हैं शेयर्स की बात सिद्धार्थ के साथ को फॉलो करें, हमेशा फॉलो करें, और यू विल बी ऑलवेज इन अ बेनिफिटिंग साइड। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी ऑन शेयर्स की बात सिद्धार्थ के साथ। मैं फिर से आऊंगा अगले महीने का अनुमान लेके सितंबर के मंथ के लिए, soon coming. Stay tuned. Thank you. Namaskar. Jai. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.